लो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं हूं सीए पंकज सरावगी और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए ओएमएसएम का जो सेकंड एमटीपी इश्यू किया इंस्टीट्यूट ने, उसका सॉल्यूशन आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो ये है आपके सामने एमटीपी का क्वेश्चन पेपर जो आईसीएमआई ने दिसंबर 2022 के लिए इश्यू किया है। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन सिलेबस 2016 पेपर नंबर 9 ओएमएसएम सेट 2 है। सेट 1 का सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं अपने यूट्यूब चैनल पे, आप उसका बेनिफिट ले सकते हो। पेपर 9 है अपना ओएमएसएम। देखो इसका पैटर्न बिल्कुल सेम रखा है इंस्टीट्यूट ने जो कि सेट 1 का पैटर्न था। तो 100 मार्क्स का फुल पेपर है अपना, टाइम अलाउड 3 आवर्स। और जैसा कि हमें पता है इसमें 70% अपना ऑपरेशंस मैनेजमेंट का पार्ट रहता है और 30% स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पार्ट रहता है। तो पार्ट वो सेक्शन ए जो है वो ऑपरेशन मैनेजमेंट है जिसमें 2 पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2। सिमिलरली सेक्शन बी है एसएम का स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, उसमें भी 2 पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 जो है उसमें बिट क्वेश्चंस होते हैं लाइक एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग लाइक क्वेश्चन। और पार्ट 2 में अपने डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं पूरे के पूरे। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो आंसर क्वेश्चन नंबर 1 एंड ऑल पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आर कंपलसरी। देखो पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो कंपलसरी ही होता है, लेकिन इसके बाद के जो क्वेश्चंस होते हैं पार्ट 2 में उसमें आपको चॉइस मिल जाती है। जैसे यहां पे आप देखोगे आंसर एनी 3 क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2 to 5। इसका मतलब 4 में से आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं, तो ऑपरेशंस मैनेजमेंट में आपको एक क्वेश्चन की चॉइस मिल जाएगी। और हर क्वेश्चन में मेनली 2-2 पार्ट देखने को मिलते हैं आपको, ए बी इस तरीके से ये पेपर बनाया जाता है। प्रैक्टिकल प्लस थियोरेटिकल चलता है ओएम का पेपर तो, और जो एसएम है वो थियोरेटिकल है ही। तो एसएम में भी आपको पार्ट 1 जो है उसमें 6 एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे और पार्ट 2 जो है उसमें 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, जिसमें से आपको केवल और केवल 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो एक चॉइस आपको एसएम के अंदर मिल जाती है। तो पैटर्न तो बिल्कुल सेम है जो सेट 1 का था। इसका मतलब वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम इंस्टीट्यूट कि सर एग्जाम का पैटर्न तो सेम रहेगा, यही वाला रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके का जो इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आते हैं। टेस्ट सीरीज जो है वो भी कंडक्ट करते हैं, जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू हम कंडक्ट करते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर कीजिए, और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को, अगर चैनल अच्छा लगे, आपको लगता है कि भी कंटेंट यूजफुल है आपके लिए, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आपसे छूटे नहीं। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए 1A चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। इसमें एक एक नंबर के 10 एमसीक्यू हैं। फर्स्ट, ब्लैंक इज नॉट ए फैक्टर इन डिटरमाइनिंग इकोनॉमिक लॉट साइज फॉर मैन्युफैक्चरिंग। जब आप मैन्युफैक्चरिंग के लिए इकोनॉमिक लॉट साइज निकालते हो तो कहते हैं इनमें से कौन सा फैक्टर ऐसा है जिसकी हमें जरूरत नहीं होती है। सर प्रोडक्शन शेड्यूल, यूसेज रेट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ डिटेरियोरेशन। सर कॉस्ट ऑफ डिटेरियोरेशन की भी जरूरत होती है कैरिंग कॉस्ट में, ऑब्सोलिसेंस वगैरह हम लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की हमें जरूरत पड़ती है क्योंकि कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में होता है, तो वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे लगता है। यूसेज रेट की तो जरूरत पड़ती है सर, जो ए आप लिखते हो एनुअल रिक्वायरमेंट, वो यूसेज रेट होता है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। सर हमें प्रोडक्शन शेड्यूल की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट, सेकंड, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव फ्लोट। फ्लोट अगर नेगेटिव आता है तो इसका क्या मतलब है। रिडक्शन इन टारगेट टाइम टू फिनिश द वर्क इन टाइम। सर यही होता है नेगेटिव फ्लोट का मतलब, यही होता है नेगेटिव फ्लोट की सिग्निफिकेंस यही होती है कि हम टाइम में रिडक्शन करना चाहते हैं, जो टारगेट टाइम है क्रैशिंग करके, ताकि हम अपना काम जो है वो टाइमली कर सके। तो रिडक्शन इन टारगेट टाइम टू फिनिश द वर्क इन टाइम, ए विल बी योर करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है थर्ड वन, ISO 9003 इज एप्लीकेबल इन द एरिया ऑफ। 9003 कौन से एरिया में एप्लीकेबल होता है, प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्शन, इंस्टॉलेशन या सर्विसिंग।
तो सर ISO 9003 जो है वो प्रोडक्शन एरिया में एप्लीकेबल होता है। बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट फोर्थ वन, व्हाट इज रिक्वेस्ट स्टेप नीडेड टू रीप द बेनिफिट ऑफ TQM? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के बेनिफिट के लिए इनमें से कौन सा स्टेप जरूरी है? क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मस्ट चेंज, प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मस्ट चेंज, कल्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मस्ट चेंज, या फिर एनवायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मस्ट चेंज? तो सर कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट चेंज इज द स्टेप नीडेड टू रीप द बेनिफिट ऑफ TQM. सी विल बी योर करेक्ट आंसर, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। नेक्स्ट, वाई शुड बाई मशीन्स आर केप्ट? बाई मशीन्स मतलब एक्स्ट्रा मशीन जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन क्यों मेंटेन करती है? रिक्वायरमेंट ऑफ एडिशनल स्पेस, इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल, अवेलेबिलिटी ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट ए कंप्लीट शटडाउन? तो सर ऑफ कोर्स एक ऑर्गेनाइजेशन एक्स्ट्रा मशीन बाई मशीन इसलिए मेंटेन करती है ताकि कंप्लीट शटडाउन ना हो। बाई चांस अगर आपके पास एक मशीन है जो टोटली खराब हो गई तो आपका प्रोडक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा, वो ना हो इसलिए बाई मशीन्स एक्स्ट्रा मशीन्स मेंटेन की जाती है। डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सिक्स्थ, शेड्यूलिंग इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन प्रोडक्शन मेथड। सर प्रोडक्शन मेथड पे तो डिपेंड करता है शेड्यूलिंग, प्रोडक्शन क्वांटिटी पे भी डिपेंड करता है, प्रोडक्शन कैपेसिटी पे भी डिपेंड करता है, तो सर प्रोडक्शन साइट पे डिपेंड नहीं करता। तो डी विल बी योर करेक्ट आंसर, प्रोडक्शन वो शेड्यूलिंग इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन प्रोडक्शन साइट। नेक्स्ट सेवंथ, व्हाट इज क्वालिटी ऑफ कन्फर्मेंस? सर क्वालिटी ऑफ कन्फर्मेंस का मतलब क्या है? द डिग्री टू विच क्वालिटी ऑफ डिजाइन इज अचीव्ड इन मैन्युफैक्चरिंग। सर यही आंसर, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है आपको, ऑल ऑफ द अबव वगैरह तो ऑप्शन है ही नहीं। तो क्वालिटी ऑफ कन्फर्मेंस का मतलब है द डिग्री टू विच क्वालिटी ऑफ डिजाइन is achieved in manufacturing. Next, eighth, if a public sector industry wanted to start its operation in a remote place, which of the following is required? अगर एक पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री रिमोट एरिया में अपना ऑपरेशन स्टार्ट करना चाह रही है तो इसमें से किसकी जरूरत पड़ेगी? क्या होता है? इंडस्ट्री फॉलो ट्रांसपोर्टेशन, industry and transportation come in together, transportation follow industry, या फिर transportation increases mobility of industry? तो सर A is the correct answer, industry follow transportation. Next ninth one, machine time of a machine is 22 minutes. कहते हैं एक मशीन का मशीन टाइम 22 मिनट है, अगर प्रोडक्टिविटी 10% से बढ़ जाती है तो नई मशीन का टाइम क्या होगा? तो सर सिंपल सी बात यह है, प्रोडक्टिविटी बढ़ने का मतलब है 10% से, कि पहले अगर आप 22 मिनट में 1 यूनिट बनाते थे तो अब जब प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी आपकी 10% से तो आप 22 मिनट में 1.1 यूनिट बनाने लग जाओगे। तो होगा क्या सर, 22 मिनट में अगर 1.1 यूनिट बनने लग जाएगी तो 20 मिनट्स पर यूनिट लगना शुरू हो जाएगा। तो डी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो नई मशीन का जो टाइम होगा दैट विल बी 20 मिनट्स पर यूनिट, एक तरीके से इसको इंडिकेट किया जाता है। इसके बाद लास्ट एमसीक्यू है, एडमिनिस्ट्रेटिव एप्लीकेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग इंक्लूड्स एप्लीकेशन फॉर फॉर्मिंग फाइनेंशियल मिक्स स्ट्रेटजी, एप्लीकेशन फॉर शेड्यूलिंग प्रोडक्शन, एप्लीकेशन फॉर फाइंडिंग ऑप्टिमल यूसेज ऑफ रिसोर्सेज, और एप्लीकेशन फॉर पोर्टफोलियो सिलेक्शन। सर लीनियर प्रोग्रामिंग होता ही ऑप्टिमल यूसेज ऑफ रिसोर्सेज के लिए। सी विल बी योर करेक्ट आंसर, सी विल बी योर करेक्ट आंसर। इसके बाद अगर हम बी क्वेश्चन देखते हैं, 1 का बी पार्ट, कहते हैं मैच आइटम्स इन कॉलम ए विद दैट इन कॉलम बी। मैच द फॉलोइंग है, सिंपल सी बात करूं तो कॉलम ए में लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ द गैंट चार्ट, डमी एक्टिविटीज, मर्जर एंड बर्स्ट इवेंट्स, फ्लोट्स, फ्री फ्लोट, और वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड दैट इज वेब। सर एक एक नंबर के 6 मैच द फॉलोइंग है ये। कॉलम बी में बात करें तो आर वेयर मोर देन वन एक्टिविटी एंड्स एंड फ्रॉम वेयर मोर देन वन एक्टिविटी स्टार्ट। तो सर जहां पे एक से ज्यादा एक्टिविटी एंड होती है उसको मर्ज इवेंट बोलते हैं, और जहां से एक से ज्यादा एक्टिविटी स्टार्ट होती है उसको बर्स्ट इवेंट बोलते हैं। तो आप सी को मैच कर सकते हो 1 के साथ। सेकंड,
represent the difference between the maximum time available to finish the activity and the time required to complete it. Sir, this is nothing, it is the float. Represent the difference between the maximum time available to finish the activity and the time required to complete it. Sir, it is the float. तो float को आप मैच कर सकते हो सेकंड के साथ. नेक्स्ट है consume no time or resources and are represented by dashed arrows. सर डमी एक्टिविटी जो होती है उसमें कोई टाइम कोई रिसोर्स नहीं होता, उसको हम डैश्ड एरो से इंडिकेट करते हैं. तो बी को आप मैच कर सकते हो थर्ड के साथ. फोर्थ है फ्रैक्शन फ्रॉम टोटल फ्लोट ऑफ एन एक्टिविटी which can be used for rescheduling the activity without affecting the succeeding activity. Sir, free float is the fraction from total float. तो E को आप मैच कर सकते हो फोर्थ के साथ. फिफ्थ है solution to transportation problem. Sir, WAM is the method for solution to transportation problem. F को आप मैच कर सकते हो 5 के साथ. और फाइनली लास्ट बच गया represent the time taken to complete an activity. सर हॉरिजॉन्टल लाइन में जो गैंट चार्ट में हॉरिजॉन्टल लाइन होती है दैट रिप्रेजेंट द टाइम टेकन टू कंप्लीट एन एक्टिविटी. तो ए को आप मैच कर सकते हो 6 के साथ. तो ये 6 सिंपल से मैच द फॉलोइंग है जो कि आपको विद इन 6 मिनट 6 नंबर एग्जाम में देकर जाएगा. और क्वेश्चन नंबर 1 का सी और लास्ट पार्ट देखें तो सर ये भी 6 मार्क्स का है. एक एक नंबर के 6 इसमें ट्रू फॉल्स है. सबसे पहले कहते हैं स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स. पॉइंट नंबर 1, द बेस्ट हैंडलिंग इज नो हैंडलिंग. सर दिस इज ट्रू स्टेटमेंट. नेक्स्ट, कॉस्ट रिडक्शन कैन बी अचीव थ्रू इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी. सर बिल्कुल अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो कॉस्ट रिडक्शन होगा. दिस इज ऑल्सो ट्रू. नेक्स्ट है एब्सोल्यूट जॉब वर्थ ईच ए टूल टू जॉब इवेल्युएशन. सर ऐसा नहीं है, एब्सोल्यूट जॉब कोई जॉब इवेल्युएशन का टूल नहीं है. फॉल्स. नेक्स्ट फोर्थ, लेआउट प्रॉब्लम कैन बी सोल्व थ्रू मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट. सर ऐसा भी कुछ नहीं पढ़ा हमने. फॉल्स है. ट्रेनिंग हेल्प टू इंक्रीज एम्प्लॉय मोरल. बिल्कुल आप अगर एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देते हो तो उसका मोरल बढ़ता है, काम करने की इच्छा बढ़ती है. ट्रू. और लास्ट है सिक्स्थ, प्रोडक्शन प्लानिंग इज नीडेड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग. सर बिल्कुल अगर आपको प्रॉपर फंक्शनिंग करनी है तो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल फॉलो करना पड़ता है. तो दिस इज ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट. तो ये जो फर्स्ट 22 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं ये 15 से 20 मिनट आपके लेंगे इन क्वेश्चंस को करने के लिए एग्जाम में. और ये आपको 22 आउट ऑफ 22 मार्क्स देकर जा सकते हैं. बस इसके लिए आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, जो कि मैं सिंपली यही कहूंगा कि हमसे जिन्होंने क्लासेस ली है तो हमने तो हर एक पॉइंट जो है, जैसे स्टडी मटेरियल में आपके पैराग्राफ फॉर्मेट में चीजें होती है. अब पैराग्राफ फॉर्मेट में चीजें ठीक है, अगर मुझे फुल फ्लेज किसी क्वेश्चन का आंसर देना है पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखूंगा चल जाएगा. लेकिन उसको भी पैराग्राफ फॉर्मेट में क्यों लिखूं सर? पॉइंट्स फॉर्म में लिखो, बुलेट में कन्वर्ट करके लिखो. हम क्या करते हैं, कोई भी पैराग्राफ फॉर्मेट में चीजें अपनी क्लास में नहीं करवाते. हम हर चीज जो है वो बुलेट्स की फॉर्म में, पॉइंट्स की फॉर्म में करवाते हैं. और जब आप किसी भी चीज को पॉइंट्स की फॉर्म में पढ़ते हो तो इस तरीके के जो छोटे छोटे 22 मार्क्स के ये जो क्वेश्चंस हैं इनका आंसर देना आपके लिए काफी ज्यादा इजी और बेटर रहता है. इसके अलावा ICMAI ने बिट क्वेश्चंस की बुकलेट भी इश्यू करी हुई है. वो बिट क्वेश्चन की बुकलेट भी आप करके चले जाओ, उससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा. और बिट क्वेश्चन की बुकलेट का सॉल्यूशन भी पूरा का पूरा हमने अपने YouTube चैनल पे ऑलरेडी अपलोड करा हुआ है, आप सर्च करके देख सकते हो. इसके बाद अगर हम आगे बढ़े पार्ट 2 में, तो जैसा कि मैंने कहा 4 क्वेश्चन है इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 5 तक. लेकिन इसमें से आपको एग्जाम में एक चॉइस मिल जाती है, 3 क्वेश्चन ये अटेम्प्ट करने हैं. 22 मार्क्स के क्वेश्चन आप ऑलरेडी पार्ट 1 में कंप्लीट कर चुके हो. तो सर 70 मार्क्स का पेपर ओएम का मतलब 48 मार्क्स के क्वेश्चन और अटेम्प्ट करने अपने को. तो हर क्वेश्चन की वेटेज 16 नंबर की है, तो 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो ये 48 मार्क्स के बन जाएंगे. सर इस सीक्वेंस में अगर हम सबसे पहले देखें क्वेश्चन नंबर 2, तो इसके 2 पार्ट कर दिए. मतलब मेनली ओएम के अंदर यही देखा जाता है कि हर क्वेश्चन में 2-2 पार्ट कर दिए जाते हैं, ए बी ए बी ए बी और ए बी. नॉर्मली क्या है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आप देखोगे एक थ्योरी अटैच कर दिया, एक प्रैक्टिकल अटैच कर दिया. मैं तो ये सजेस्ट करता हूं कि प्रैक्टिकल ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करो. वैसे भी ओएम का जो प्रैक्टिकल होता है थोड़ा इजी होता है,
क्योंकि ऑपरेशंस मैनेजमेंट में वैरायटीज नहीं बनती। ऑपरेशंस मैनेजमेंट में पास्ट एक्सपीरियंस यही कहता है कि नॉर्मली हमारे स्टडी मटेरियल में जो क्वेश्चंस होते हैं वही एग्जामिनर रिपीट करते हैं, मतलब उन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केवल और केवल फिगर्स वगैरह थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं, बाकी सेम सब कुछ चलता है। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करना ज्यादा से ज्यादा, ताकि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आए, क्योंकि थ्योरी में मार्क्स कटने के चांसेस ज्यादा होते हैं। वैसे भी ओएम की जो थ्योरी होती है थोड़ा सा टेक्निकल होती है, अगर आप थोड़ा भी गलत लिखोगे एग्जामिनर मार्क्स कट कर लेता है। चलिए अगर हम आगे बढ़े 2 का क्वेश्चन नंबर ए देखें तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन रहेगा आपका। क्वेश्चन कहता है डिफाइन करो एमआरपी, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग जो है उसको डिफाइन करना है, और साथ में एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ एमआरपी। एमआरपी की डेफिनेशन लिखकर एमआरपी के ऑब्जेक्टिव्स आपको लिखने हैं। तो इसमें आपको ये वाला पार्ट मेंशन करना है, ये हम अपनी क्लासेस में किस तरीके से कराते हैं वैसे ही मैं दिखा रहा हूं आपको। नॉर्मली हम क्या है, हर चीज पॉइंट्स में करवाना पसंद करते हैं इस तरीके से। यही चीज अगर आप अपने स्टडी मटेरियल में देखते हो, ये पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखी हुई होती है। देखो एमआरपी की डेफिनेशन लिखनी है आपने, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, एमआरपी की फुल फॉर्म होती है मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, रेफर्स टू द बेसिक कैलकुलेशंस। देखो मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग नाम से ही क्लियर है, मटेरियल की रिक्वायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हो आप। तो बेसिक कैलकुलेशन है यूज टू डिटरमाइन कंपोनेंट रिक्वायरमेंट, कि सर जो भी प्रोडक्ट मैं बनाऊंगा उसमें कंपोनेंट की मटेरियल की क्या रिक्वायरमेंट होगी उसकी प्लानिंग करना एमआरपी है। एमआरपी इज ए टेक्निक ऑफ वर्किंग बैकवर्ड। बैकवर्ड कैसे, आप कहते हो सर 10,000 यूनिट बनानी है, एक यूनिट को बनाने के लिए 2 kg रॉ मटेरियल लगेगा, तो इसका मतलब 20,000 kg प्लान कर रहे हो आपकी रॉ मटेरियल लगेगा। एमआरपी इज ए टेक्निक ऑफ बैकवर्ड प्लान वर्किंग फ्रॉम द शेड्यूल्ड क्वांटिटीज एंड नीड डेट्स, कब चाहिए, फॉर एंड आइटम स्पेसिफाइड इन ए मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल। जो मास्टर बजट होता है एक तरीके से वही मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल होता है, टू डिटरमाइन द रिक्वायरमेंट फॉर कंपोनेंट नीडेड टू मीट द मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल। मतलब आप देखोगे कि किस डेट को आपको कितना माल प्रोड्यूस करना है, उसके हिसाब से आप देखोगे कितने मटेरियल की मेरे को जरूरत होगी, कितना मेरे को खरीद के लाना है। द टेक्निक डिटरमाइन व्हाट कंपोनेंट आर नीडेड, कौन कौन से कंपोनेंट चाहिए, हाउ मेनी आर नीडेड, कितने कितने चाहिए, व्हेन दे आर नीडेड, कब चाहिए, एंड व्हेन दे शुड बी ऑर्डर्ड, कब मुझे ऑर्डर प्लेस करना चाहिए ताकि टाइमली मुझे वो रिसीव हो जाए, सो दैट दे आर लाइकली टू बी अवेलेबल एज नीडेड, जब जरूरत हो तब अवेलेबल हो मेरे पास। द एमआरपी लॉजिक सर्व एज द की कंपोनेंट इन एन इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोडक्शन ऑपरेशन एंड परचेजिंग। तो इससे आप अपना प्रोडक्शन ऑपरेशन और परचेजिंग एक्टिविटी जो है उसको कंट्रोल कर रहे हो। सर ये तो एमआरपी की डेफिनेशन हुई। उसके बाद क्वेश्चन जानना चाहता है एमआरपी की ऑब्जेक्टिव भी मेंशन कर दो। तो एमआरपी की प्रॉपर डेफिनेशन लिखनी है, 4 लाइन में लिख सकते हो। एमआरपी इज ए टेक्निक फॉर डिटरमाइनिंग द क्वांटिटी एंड टाइमिंग फॉर द एक्विजिशन ऑफ डिपेंडेंट डिमांड आइटम नीडेड टू सेटिस्फाई मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल। सर जो भी प्रोड्यूस करना है और वो प्रोडक्शन जिस कंपोनेंट पे डिपेंडेंट है वो कितनी क्वांटिटी में और कब अपने को परचेज करना है, बस उसकी प्लानिंग करना ही एमआरपी मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग कहलाता है। इसके ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें तो ऑब्जेक्टिव ये है, पहला इन्वेंट्री रिडक्शन, दूसरा रिडक्शन इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड डिलीवरी लीड टाइम। एक तो हम ज्यादा स्टॉक अपने पास मेंटेन नहीं करना चाहते हैं, दूसरा जो मैन्युफैक्चरिंग और डिलीवरी टाइम है, मतलब जब अपने को डिलीवर करना है जस्ट उससे थोड़ा पहले ही मैन्युफैक्चरिंग करें, हम नहीं चाहते कि स्टॉक भर भर के रखें, उसको हम कम करना चाहते हैं। रियलिस्टिक डिलीवरी कमिटमेंट, जो हमने डिलीवरी का कमिटमेंट किया है उस डेट पे डिलीवरी हो जाए और इससे हमारी एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है। तो सर ये 4 ऑब्जेक्टिव आप मेंशन कर देना, डिटेल में करना है थोड़ा सा तो एक एक 2-2 लाइन पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते हो। इसके बाद अगर आगे बढ़े तो सर ये 6 नंबर का क्वेश्चन था, लेकिन इसके साथ 10 नंबर का आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन अटैच है। और ये क्वेश्चन किससे है सर, ये इकोनॉमिक लॉट साइज, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी का जो कॉन्सेप्ट है अपने सिलेबस में उससे रिलेट करता है। मेसर्स केबी लिमिटेड इज कमिटेड टू सप्लाई 24,000 बियरिंग्स पर एनम, आपको ए पता चल जाता है यहां से, टू मेसर्स डीएफ ऑन ए स्टेडी डेली बेसिस। इट इज एस्टिमेटेड दैट इट कॉस्ट 10 पैसा एज इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट पर बियरिंग, बट ये पर मंथ है, एंड दैट द सेटअप कॉस्ट एस पता चल रहा है आपको यहां पे 324 है, ए सी और एस आपको पता यहां से चल रहा है।
सर क्वेश्चन की डिमांड है व्हाट इज द ऑप्टिमम रन साइज फॉर द बियरिंग मैन्युफैक्चर, व्हाट शुड बी द इंटरवल बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव ऑप्टिमम रन एंड फाइंड द मिनिमम इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट। तो सर ये जो क्वेश्चन है ये आपके स्टडी मटेरियल से ही कॉपी पेस्ट करा हुआ है, तो इसका सॉल्यूशन आपके स्टडी मटेरियल से ही कर लेते हैं। आप अपने स्टडी मटेरियल के पेज नंबर 43 पे इलस्ट्रेशन नंबर 14 जो है वो देख सकते हो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, किसी भी तरीके का कोई फिगर्स में चेंज भी नहीं है। सर सबसे पहले क्वेश्चन की डिमांड क्या है, व्हाट इज द ऑप्टिमम रन साइज फॉर मैन्युफैक्चरिंग बियरिंग। तो सर इसके लिए आप EBQ कैलकुलेट करते हो, जिसके लिए फॉर्मूला हम शॉर्ट में लिख देते हैं 2 इंटू A इंटू S डिवाइडेड बाई C। यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है 2 इंटू एनुअल आउटपुट इंटू सेटअप कॉस्ट डिवाइड बाई एनुअल कॉस्ट ऑफ कैरिंग 1 यूनिट। सर अंडर रूट में ये पूरा फॉर्मूला होता है 2 फिक्स होता है इंटू A। सर A एनुअल रिक्वायरमेंट होती है 24,000 इंटू S 324 अपने पास गिवन है, डिवाइड बाई C की मैं बात करूं तो अपने पास 10 पैसा पर मंथ है, जबकि हम पर एनम लिखते हैं तो मल्टीप्लाई बाई 12 करके लिख दिया, 3600 आपका ऑप्टिमम रन साइज आ गया। अगर आपको इंटरवल गैप निकालना है तो EBQ अपॉन में मंथली आउटपुट इंटू 30 करके आप 54 कैलेंडर डेज निकाल सकते हो, और 3600 आपका EBQ आया है, डिवाइडेड बाई 24,000 आपकी रिक्वायरमेंट थी, डिवाइड बाई 12 किया, मंथली आउटपुट आ गया, मल्टीप्लाई बाई 30 किया, 54 कैलेंडर डेज आपका कैलकुलेट होके आ गया। और सी की बात करें तो मिनिमम इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ द इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय सी। तो सर हाफ ऑफ द इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी कर दिया, मल्टीप्लाई बाय सी है आपका ₹1.20 पर यूनिट, 2160 रुपए आपकी मिनिमम होल्डिंग कॉस्ट आ जाएगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है और इसकी वेटेज इंस्टीट्यूट में काफी ज्यादा रखी है। इस क्वेश्चन में 10 नंबर की वेटेज दी है। मुझे नहीं लगता 10 मिनट लगेंगे आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए, अगर आप पढ़ के गए हो तो। और वैसे भी ये टॉपिक तो अपने लिए काफी ज्यादा इजी होता है, क्योंकि इस तरीके के टॉपिक आप ऑलरेडी कॉस्ट अकाउंटिंग में भी पढ़ चुके होते हो। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करें, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। और इसमें पहला जो पार्ट है ए थ्योरी रखा है, कहते हैं व्हाट आर द मेन एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्ट डिजाइन मस्ट इंक्लूड। कहते हैं प्रोडक्ट डिजाइन करते वक्त कौन कौन सी मेन एक्टिविटीज उसके अंदर इंक्लूड होती है। इसमें आपको ये 6 एक्टिविटीज लिखनी है। ट्रांसलेटिंग कस्टमर नीड्स एंड वांट्स इनटू प्रोडक्ट एंड सर्विस रिक्वायरमेंट। जो कस्टमर की नीड है उसको प्रोडक्ट में डिजाइन करो, तभी तो माल बिकेगा। तो ट्रांसलेटिंग कस्टमर नीड्स एंड वांट्स इनटू प्रोडक्ट या सर्विस जो भी आप प्रोवाइड करवा रहे हो। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है वो रिफाइन करो, बेटर बनाओ। नए प्रोडक्ट डेवलप करो डिमांड के अकॉर्डिंगली कस्टमर की। फॉर्मुलेटिंग क्वालिटी गोल्स, आपके प्रोडक्ट को लेकर क्या क्वालिटी गोल्स है वो फॉर्मुलेट करो, बनाओ। फॉर्मुलेटिंग कॉस्ट टारगेट, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कॉस्ट के क्या टारगेट है वो बनाओ। और साथ में डॉक्यूमेंटिंग स्पेसिफिकेशन, जो भी आप प्रोडक्ट में स्पेसिफिकेशन रखना चाहते हो प्रॉपर उसका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। तो ये 6 पॉइंट आपको लिखने हैं, जिसकी 4 नंबर की यहां पे वेटेज है। ठीक है, 4 नंबर के हिसाब से लेंदी नहीं है सॉल्यूशन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3B है, व्हेन द प्रोसेसिंग टाइम, ये +1 नहीं होता, ये T1 या TJ लिखा जाता है। इन आवर्स फॉर 5 जॉब्स ऑफ ए सिंगल मशीन शेड्यूलिंग इज गिवन। प्रोसेसिंग टाइम गिवन आपके पास 5 जॉब्स का ऑन ए सिंगल मशीन। डिटरमाइन द सीक्वेंस, आपको सीक्वेंस बताना है which will minimize the weighted mean flow time and also find the mean flow time। किस सीक्वेंस में ये जॉब की जाए ताकि वेटेड मीन फ्लो टाइम कम से कम हो। और सर बताओ कि वेटेड जो मीन फ्लो टाइम है वो क्या होगा, वो भी बताना है। जॉब है ये TJ होता है, टाइम ऑफ जॉब। जॉब है 1 2 3 4 5, प्रोसेसिंग टाइम गिवन है 38 10 28 16, ये आवर्स में है। और हर एक जॉब के वेट्स भी यहां पे अवेलेबल है। ये भी सेम एज इट इज क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल में से कॉपी किया गया है। अगर हम वहीं से सॉल्यूशन देखें तो आप अपने स्टडी मटेरियल के पेज नंबर 79 पे अगर जाओगे तो आपको इलस्ट्रेशन नंबर 6 जो है वो एज इट इज देखने को मिल जाएगा। सर अगर इसको एक बार कर लें तो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या किया जाता है, स्टेप वाइज हम चलते हैं। सबसे पहले फर्स्ट अरेंज द जॉब्स एज पर द SPT सीक्वेंस। सबसे पहले
शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम के अकॉर्डिंगली जॉब्स को सीक्वेंस कर लिया जाता है। जैसे आप देखोगे सर सबसे कम टाइम लगता है 8 घंटे, तो पहले जॉब आ जाएगी 2, फिर 10 आवर्स जॉब आ जाएगी 3, देन आ जाएगी 16 आवर्स जॉब 5, देन 28 आवर्स जॉब 4, देन 30 आवर्स जॉब 1। ये इस तरीके से सीक्वेंस में लग गई। Therefore, the job sequence that minimizes the mean flow will be 2, 3, 5, 4, 1. Then हम कैलकुलेशन करने के लिए जाते हैं मीन फ्लो टाइम का। The flow time is the amount of time the job J spend the system. It is a measure which indicating the waiting of the job in the system. इससे पता चलता है कि एक जॉब को कितने टाइम के लिए वेट करना पड़ेगा। It is the difference between the completion time and ready time for job. सिंपल सी बात है, अगर मैं कहता हूं पहली जॉब कंप्लीट हो जाती है और दूसरी जॉब उससे पहले तैयार है, तो सर दूसरी जॉब को वेट करना पड़ता है। तो जॉब को हम सीक्वेंशियली लगा लेते हैं, जैसे हमने ऊपर लगाया 2, 3, 5, 4, 1। प्रोसेसिंग टाइम लिख लिया जाता है इसका 8, 10, 16, 28 और 30। देन कंप्लीशन टाइम डाला जाता है। कंप्लीशन टाइम इज नथिंग, सिंपली यू कैन से सर कंप्लीशन टाइम क्यूमुलेशन होता है टाइम का। पहली जॉब 8 घंटे में कंप्लीट होगी, दूसरे में 10 घंटे लगेंगे तो टोटल 18 घंटे, तीसरी में 16 लगेंगे तो टोटल 34, देन प्लस 28 62 प्लस 30 टोटल 92। सर टोटल 92 आवर्स लगने हैं काम को होने में, टोटल 92 आवर्स लगने हैं काम को होने में, चाहे सीक्वेंस तो कुछ भी हो। सिंस द रेडी टाइम 0 फॉर ऑल द जे, हम ये मान के चलते हैं कि भी रेडी टाइम आपका 0 है, तो ये सब आपको देखने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप ये देखो सर 92 जो है, अब हम क्या करते हैं, इन सबका एडिशन करते हैं एक एवरेज निकालने के लिए। 8 प्लस 18 प्लस 34 प्लस 62 प्लस 92 एवरेज करना है, तो टोटल 214 बनता है। और ये जॉब कितनी है 5, तो डिवाइड बाय 5 करके एक एवरेज टाइम निकाल लिया जाता है। मीन टाइम का मतलब ये एवरेज टाइम होता है 42.8 आवर्स। सर ये मीन फ्लो टाइम आ गया। जब आप वेट्स की बात करते हो, इसमें वेटेड मीन फ्लो टाइम बोला है, ठीक है। तो जब आप वेट्स की बात करते हो, तो अब हम क्या करते हैं, हम वेट कंसीडर करते हैं। अब हम वेट कंसीडर करते हैं, अब हम वेट कंसीडर करते हैं। वेट गिवन थे हमारे पास, तो वेट्स जब हम कंसीडर करते हैं तो जॉब 1, 2, 3, 4, 5 नॉर्मल लिख लिया जाता है, देन प्रोसेसिंग टाइम कॉपी कर लिया जाता है, और देन वेट्स लिख लो। ये एक तरीके से क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करने वाली बात होती है। अब जब हम ऊपर कैलकुलेशन कर रहे हैं मीन फ्लो टाइम की विदाउट वेट, तो टाइम ये आ रहा है, क्योंकि सर इसमें हमने वेट कंसीडर नहीं किए। लेकिन जब आप वेट भी कंसीडर करते हो, तो हम क्या करते हैं, प्रोसेसिंग टाइम को वेट से मल्टीप्लाई करते हैं। वेटेड एवरेज निकालने का तरीका यही होता है कि वेट को जिस भी चीज का आप एवरेज निकाल रहे हो उससे मल्टीप्लाई करो। तो प्रोसेसिंग टाइम को वेट से मल्टीप्लाई कर लिया जाता है, मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड कर लिया जाता है, डिवाइड कर लिया जाता है, तो ये आपका वेटेड प्रोसेसिंग टाइम आ जाएगा। ये वेटेड आपका प्रोसेसिंग टाइम आ जाएगा। अब जॉब को सीक्वेंस में लगा दो। वेटेड टाइम जो है जॉब को सीक्वेंस में लगाओ। सर सबसे कम टाइम है सेकंड जॉब का, 4 के बाद आता है 5.31, फिफ्थ जॉब आ जाएगी विद 5.31 आवर्स। इसके बाद थर्ड जॉब आ जाएगी विद 10 आवर्स, फोर्थ जॉब आ जाएगी विद 14 और लास्ट जॉब आ जाएगी आपकी 30। तो अगर आप ऑप्टिमाइज वेटेड के अकॉर्डिंगली जाओगे तो सर 2, 5, 3, 4, 1 आता है। अब वेटेज के अकॉर्डिंगली आपने क्या कर लिया, सीक्वेंस डिसाइड कर लिया। अभी भी टाइम नहीं निकला है एवरेज। सर इस सीक्वेंस में जॉब्स को रखो 2, 5, 3, 4, 1, 2, 5, 3, 4, 1। हर एक का प्रोसेसिंग टाइम लिख लो, हर एक का प्रोसेसिंग टाइम लिख लो। और जैसे पीछे आपने किया था क्यूमुलेशन, वैसे ही क्यूमुलेशन करो। 8 प्लस 16 24 प्लस 10 34 प्लस 28 62 प्लस 30 92, टोटल तो 92 ही आना है। अब इस पे जब सिंपल एवरेज निकलता है तो सिंपल एवरेज में क्या किया जाता है, इनको ऐड करके सीधा सीधा 5 से डिवाइड कर दिया जाता है। लेकिन वेटेड एवरेज में हमेशा वेट कंसीडर किए जाते हैं, तो हर एक जॉब के जो वेट क्वेश्चन में गिवन थे वो कंसीडर कर लिए। अब मल्टीप्लाई करके वेटेड एवरेज निकाल लो। 8 इंटू 2 24 इंटू 3 34 इंटू 1 62 इंटू 2 92 इंटू 1 92। अब इन सब का एडिशन कर लो। इन सब का एडिशन करके अब डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ जॉब नहीं किया जाता, सिंपल एवरेज में वेट से डिवाइड किया जाता है। तो सर वेट का टोटल 2 3 5 1 6 2 8 और 1 9 से डिवाइड करोगे, ये आपका
वेटेड एवरेज टाइम निकल के आएगा। तो इसमें मीन फ्लो टाइम और वेटेड एवरेज टाइम दोनों कैलकुलेट करके दिखाया हुआ है। तो इस तरीके से आपको बस ध्यान क्या रखना है, सर जब हमें बिना वेट के जाना हो तो जॉब्स को सीधा सीधा लगा लो सीक्वेंस में, जॉब्स को सीधा सीधा लगा लो सीक्वेंस में, और सीक्वेंस में लगा के जो इनका टाइम है उसको क्यूमुलेट करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ जॉब करोगे, आपको पता चल जाएगा। वेट्स के केस में थोड़ी सी मेहनत ये करनी है, सर पहले आपको वेटेड प्रोसेसिंग टाइम निकालना है, हर एक प्रोसेसिंग टाइम को वेट से डिवाइड करके। देन क्या करना है, जो वेटेड प्रोसेसिंग टाइम जिसका मिनिमम होगा, असेंडिंग ऑर्डर में जॉब्स को लगा दो, असेंडिंग ऑर्डर में जॉब्स को लगा दो, देन उनका क्यूमुलेशन करो, देन उनका क्यूमुलेशन करके देन आपको क्या करना है, एवरेज निकालना है। इसकी वेटेज दी है इंस्टीट्यूट ने 12 नंबर की, और इसकी वेटेज 12 नंबर बनती भी है क्योंकि इट इज टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन। आप अगर इस क्वेश्चन को एग्जाम में करोगे, आपको ना करते भी मैं कहूं तो 20 से 25 मिनट कम से कम यहां पे लगने वाले हैं। बट कोई दिक्कत नहीं है, अगर 20 से 25 मिनट में 12 नंबर अगर अपने आते हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद अगर और आगे हम बढ़ते हैं तो सर नेक्स्ट जो आता है 4A। फिर से जो 4A है वो है आपका थ्योरी क्वेश्चन, जिसको वेटेज दी है 6 नंबर की, और ये क्वेश्चन है व्हाट आर द लीनियर प्रोग्रामिंग टूल्स दैट आर यूज्ड इन मैनेजमेंट एप्लीकेशन। सर मैनेजमेंट एप्लीकेशन में जो लीनियर प्रोग्रामिंग टूल्स यूज होते हैं वो क्या है, वो अपने को बताना है। तो सर छोटा सा ही आंसर है इसका, दिखाता हूं आपको, स्टडी मटेरियल में से ही दिखा रहा हूं, मैंने स्टडी मटेरियल ओपन करा हुआ है, वहीं से दिखा देता हूं इसका सॉल्यूशन। ये आपको आपके स्टडी मटेरियल में पेज नंबर 130 पे मिल जाएगा। पेज नंबर 130 पे जब आपको एप्लीकेशन एरियाज ऑफ एलपी की हेडिंग दी हुई है, उसमें सेकंड पॉइंट में आपको मैनेजमेंट एप्लीकेशन टूल्स मिल जाएंगे। सर पोर्टफोलियो सिलेक्शन, फाइनेंशियल मिक्स स्ट्रेटजी, प्रॉफिट प्लानिंग, मीडिया सिलेक्शन, ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विटेबल सैलरीज एंड स्टाफिंग प्रॉब्लम। ये 7 पॉइंट है जो आपको इस 6 नंबर के लिए मेंशन करने हैं। तो इसके हिसाब से अगर मैं बात करूं 6 नंबर ज्यादा है, 6 नंबर ज्यादा है। और इसके बाद अगर आप बी देखते हो, क्वेश्चन नंबर 4B, सर ये क्वेश्चन आपका ट्रांसपोर्टेशन का है, ट्रांसपोर्टेशन का ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी एज इट इज आपके स्टडी मटेरियल में से कॉपी पेस्ट किया हुआ है। लेडीज फैशन शॉप विशेस टू परचेज द फॉलोइंग क्वांटिटी ऑफ समर ड्रेसेस, ड्रेस का साइज गिवन है 1 2 3 4, क्वांटिटी गिवन है, ये तो रिक्वायरमेंट है। 3 मैन्युफैक्चरर्स आर विलिंग टू सप्लाई ड्रेसेस, 3 मैन्युफैक्चरर हैं जो कि इन ड्रेसेस को सप्लाई करने के लिए तैयार है। द क्वांटिटीज गिवन बिलो आर द मैक्सिमम दैट दे आर एबल टू सप्लाई ऑफ एनी गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्डर फॉर ड्रेसेस। अवेलेबिलिटी ये है 150, 450 और 250। तो सर अगर आप देखते हो रिक्वायरमेंट कितनी है, 100 प्लस 200 प्लस 450 प्लस 150, 900 की। जबकि अवेलेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो सर अवेलेबिलिटी तो ये केवल और केवल 850 ही है। बिल्कुल सर ये 850 की है। तो एक तरीके से ये अनबैलेंस्ड मैट्रिक्स कहलाएगी, जिसको हम बैलेंस्ड में कन्वर्ट करते हैं। द शॉप एक्सपेक्ट द प्रॉफिट पर ड्रेस टू वेरी विद द मैन्युफैक्चरर एज गिवन बिलो। हर एक ड्रेस का हर एक मैन्युफैक्चरर के अकॉर्डिंगली आपको यहां पे प्रॉफिट पर यूनिट बता दिए, प्रॉफिट पर ड्रेस बता दिए। तो सर इसका मतलब जो मैट्रिक्स आपकी सबसे पहले बनेगी वो बनेगी प्रॉफिट मैट्रिक्स, जबकि ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम क्या करते हैं, उसको लॉस मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। तो क्वेश्चन थोड़ा सा आंसर इसका लेंदी बनेगा। कहते हैं यूजिंग द ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ हाउ द ऑर्डर शुड बी प्लेस्ड विद द मैन्युफैक्चरर बाय द फैशन शॉप टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। ट्रांसपोर्टेशन अलॉटमेंट करना है अपने को, और वेदर देयर इज एनी फर्दर इंप्रूवमेंट कैन बी अचीव्ड। तो सर वो तो पता चलेगा लास्ट में जाके, अगर आर्बिट्रेरी सॉल्यूशन आते हैं तो फर्दर इंप्रूवमेंट पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो स्टडी मटेरियल में से देख लेते हैं, बट काफी लेंदी सॉल्यूशन आपको इसका देखने को मिलेगा।
आप अगर अपने स्टडी मटेरियल के पेज नंबर 117 पे देखोगे तो पेज नंबर 117 पे इलस्ट्रेशन नंबर 24 जो है सेम क्वेश्चन कॉपी पेस्ट यहां से किया गया। तो जैसा कि मैंने कहा कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको प्रॉफिट पर ड्रेस गिवन है, तो सबसे पहले जो मैट्रिक्स आपकी बनने वाली है वो प्रॉफिट मैट्रिक्स बनने वाली है। सबसे पहले जो आपकी मैट्रिक्स बनने वाली है प्रॉफिट मैट्रिक्स बनने वाली है। तो मैन्युफैक्चरर लिख लिए, एबीसी की जगह अपने क्वेश्चन में एक्स वाई जेड है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो प्रॉफिट्स गिवन थे सर इनको कॉपी कर लिया है, साथ में लिख दिया है कि एक्स के पास अवेलेबिलिटी 150 है, वाई की 450, 250, जबकि डिमांड जो है वो भी यहां से कॉपी हो गई है 100, 200, 450 और 150। तो सप्लाई 850 है और 900 इज द डिमांड। तो सर ये तो पहली मैट्रिक्स बन गई है एज पर द क्वेश्चन, लेकिन ये प्रॉफिट मैट्रिक्स है। तो यहां पे लिख दिया है नीचे इन्होंने कि 850 की अवेलेबिलिटी है जबकि डिमांड 900 यूनिट की है। तो सिंपल अगर मैं बात करूं तो सप्लाई और डिमांड इक्वल नहीं है तो ये अनबैलेंस्ड मैट्रिक्स होती है, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं बैलेंस्ड मैट्रिक्स में। उसके लिए सिंपली आप क्या करते हो, एक डमी इंट्रोड्यूस करते हो। तो आप देख सकते हो सॉल्यूशन के अंदर यहां पे एक डमी मैन्युफैक्चरर इंट्रोड्यूस कर दिया, कितनी यूनिट के लिए, 50 यूनिट के लिए, जो कि डिफरेंस था। तो सर ये एबीसी और ये डमी इंट्रोड्यूस कर दी है 50 यूनिट के लिए, ये 50 यूनिट की डमी इंट्रोड्यूस हो गई है। साथ में मैं बता देता हूं ये फिगर्स कहां से आई है। एक्चुअल में प्रॉफिट मैट्रिक्स को आप लॉस मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर रहे हो, क्योंकि लॉस मैट्रिक्स में कन्वर्ट किए बिना मैट्रिक्स सॉल्व होना पॉसिबल ही नहीं होता। और लॉस मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, इस मैट्रिक्स में हाईएस्ट जो प्रॉफिट है, हाईएस्ट प्रॉफिट की मैं बात करूं सर 5.5 है, 5.5 में से सारे के सारे ये जो प्रॉफिट पर यूनिट गिवन है इनको लेस करना है। जब आप ऐसा करोगे तो आपको ये जो फिगर्स है 3, 1.5, 0.5 ये फिगर्स फाइंड आउट हो जाएगी, ये वाली फिगर्स आपको मिल जाती है, ये वाली फिगर्स आपको मिल जाती है। ये सप्लाई लिख दी यहां पे 150, ये सब लिख दिया है। देन आपको देखो इसमें पेनल्टीज निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हम वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड फॉलो करते हैं और वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड कहता है कॉलम वाइज और रो पेनल्टीज आपको कैलकुलेट करनी है। और उसके लिए आप क्या करते हो, मिनिमम जो 2 फिगर्स होती है, मिनिमम 2 फिगर्स उनका डिफरेंस कंसीडर करते हो। जैसे एक मैं बताऊं आपको, तो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो में मिनिमम 2 फिगर्स है 0.5 और 1.5, तो इसका डिफरेंस 1। सिमिलर तरीके से ऐसे आपको करते रहना है, फर्स्ट पेनल्टी निकलेगी। कॉलम वाइज भी सेम ऐसे ही करना है आपको, मिनिमम 2 फिगर्स की मैं बात करूं तो 2.5 और 3.5, ठीक है। हर रो वाइज और हर कॉलम वाइज आपको ये पेनल्टीज निकालनी होती है, और अकॉर्डिंगली जहां पे भी ये पेनल्टीज हाईएस्ट होती है, जैसे आप देखोगे फर्स्ट में 1 2 0 0 आया और इधर 0.5 0.5 0.5 आया, तो 2 इज द मैक्सिमम। तो इस रो में हम अलॉटमेंट करते हैं, और सर इस रो में वहां पे अलॉटमेंट करते हैं जहां पे कॉस्ट क्या होती है, कम से कम होती है। तो जैसे यहां पे 0 है तो यहां पे सबसे पहले अलॉटमेंट हो जाता है। तो इस तरीके से आगे आपको फॉलो करना पड़ेगा, इस तरीके से आगे आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। देन हम क्या करते हैं, देन हम अलॉटमेंट चेक करते हैं। हम कहते हैं भाई नंबर ऑफ रोज और कॉलम कितने हैं, सर 4 रोज हैं 4 कॉलम है, तो 8 बनते हैं। 8 - 1 7 अलॉटमेंट होने चाहिए, जबकि अलॉटमेंट आपके यहां पे 1 2 3 4 5 6 ही बनते हैं। तो अगर अलॉटमेंट 6 है तो इसका मतलब ये होता है कि इसको डीजनरेसी बोला जाता है। और डीजनरेसी जब होती है तो हम क्या करते हैं, एक डमी अलॉटमेंट करते हैं जिसको सिंबल ई से इंडिकेट कर दिया जाता है। डमी अलॉटमेंट करते हैं जिसको यहां पे सिंबल ई से इंडिकेट किया जाता है। तो सर डमी अलॉटमेंट यहां पे हुआ है, यहां पे देखो लिखा हुआ है टू रिजॉल्व दिस डीजनरेसी को वी मेक यूज ऑफ एन आर्टिफिशियल क्वांटिटी, ई से इंडिकेट करते हैं, एंड एलोकेट दिस क्वांटिटी एट द, ध्यान देना इसको अनएलोकेटेड सेल में लिखा जाता है। वो भी कौन सी अनएलोकेटेड सेल, विच इज हैविंग लीस्ट कॉस्ट अमंग ऑल द अनएलोकेटेड सेल्स। जैसे आप ऊपर देखोगे सर अनएलोकेटेड 1.5 0.5 2.5 2 4 3.5 1,
तो जहां पे भी मिनिमम मतलब 0.5 मिनिमम लीस्ट कॉस्ट है तो यहां पे ई क्वांटिटी अलॉट की जाती है, यहां पे ई क्वांटिटी अलॉट की जाती है। और अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, फिर से हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। और उसके लिए क्या है, ये मैट्रिक्स तो फिर से आपको बनानी है। ये मैट्रिक्स बनाते वक्त हम ये पीछे वाली मैट्रिक्स फॉलो करते हैं। ये मैट्रिक्स एज इट इज कॉपी कर लेना है अपने को विद अलॉटमेंट, साथ में एक डमी क्वांटिटी इंट्रोड्यूस कर देनी है ई, जहां पे मिनिमम लिस्ट कॉस्ट होगी अनएलोकेटेड सेल के अंदर। देन ये सारी की सारी फिगर्स कॉपी हो जाती है। देन हम क्या करते हैं, यूआई वीजे निकालते हैं। यूआई वीजे का मतलब है यू हम निकालते हैं रो के लिए और कॉलम के लिए हम वी निकालते हैं। तो हम नंबरिंग दे देते हैं U1 U2 U3 U4 V1 V2 V3 V4। ये देखो सारे के सारे कॉन्सेप्ट हैं, अगर आपको पता है तो इजीली क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। तो सिंपली मैं अगर कहूं कि भाई इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको सारी चीजें समझा दूं तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक लेंथी प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ती है, तब जाके ये सारी चीजें अपने को समझ में आती है। तो सर U1 U2 U3 U4 इनमें क्या होता है, इनमें किसी न किसी एक को जीरो एज्यूम करना होता है, और जीरो हम वहां पे एज्यूम करते हैं जहां सबसे ज्यादा अलॉटमेंट होते हैं। जैसे आप देखोगे फर्स्ट रो में 3 अलॉटमेंट माने जाएंगे, सेकंड में 1 है, थर्ड में 2 है, फोर्थ में 1 है। तो 3 अलॉटमेंट, या फिर मैं देखूं कॉलम वाइज, तो सर कॉलम वाइज 3 अलॉटमेंट आपके फोर्थ में है। तो या तो आप U1 को जीरो मान सकते हो या फिर फोर्थ कॉलम में जीरो एज्यूम कर सकते हो। देन आप इक्वेशन फॉलो करते हो Cij इज इक्वल टू ui प्लस वीजे करके आप ui और vj सबकी वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हो। और देन हम क्या करते हैं, एलोकेटेड सेल के लिए Cij कैलकुलेट करते हैं और अनएलोकेटेड सेल के लिए डेल्टा ij कैलकुलेट करते हैं। और मेन पर्पज है डेल्टा ij जो है वो इन एनी केस नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नॉन नेगेटिव, as all the opportunity loss values are non negative। नेगेटिव होगा तो आगे से आगे फर्दर इंप्रूवमेंट चलता रहेगा, नॉन नेगेटिव आ गया तो सॉल्यूशन ऑप्टिमम होता है। तो अकॉर्डिंगली जो हमने सॉल्यूशन निकाला है उसी के अकॉर्डिंगली ये कॉस्ट कैलकुलेट करके आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करके आपको दे दिया जाता है। तो ये आपका मैक्सिमम प्रॉफिट 3850 आता है। तो ये सॉल्यूशन आप एक बार यहाँ पे इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से देख सकते हो, क्योंकि इसको ज्यादा समझाना पॉसिबल नहीं हो पाता। रीजन ये है कि सारी चीजें ऑलरेडी कैलकुलेटेड होती है, तो थोड़ा सा इसको समझाना मुश्किल रहता है, क्योंकि एक कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है। तो आप एक बार देख लेना इसको, जिसने भी ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर पढ़ रखा है वो इजीली इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकता है। इसके बाद 4B के बाद अगर नेक्स्ट हम जाते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। और सर क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें अच्छी बात यह है कि सर A और B दोनों ही पार्ट प्रैक्टिकल है। तो मैं तो यही सजेस्ट करता हूं कि अपने को जब चॉइस करनी है 2, 3, 4, 5 में से एक तो आप क्वेश्चन नंबर 5 पिक करो, क्योंकि सर ये पूरा 16 नंबर का अपना प्रैक्टिकल आता है। इसके बाद मैं सजेस्ट करता हूं क्वेश्चन नंबर 3 पिक करो, क्योंकि इसमें 12 नंबर का प्रैक्टिकल है, इसको मत छोड़ो। और 2 और 4 में आपकी मर्जी है, क्योंकि दोनों में ही 10-10 नंबर का प्रैक्टिकल है। तो मैं तो सजेस्ट ये करता हूं सर 2 सिलेक्ट कर लो, क्योंकि 2 का जो बी पार्ट है वो इजी है अगर इस तरीके से आता है तो। और 4B जो है उसमें काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग आपके लिए होगा। तो अगर इस तरीके की सिचुएशन आए एग्जाम में कि सर एक क्वेश्चन में चॉइस करनी है 10-10 नंबर के, ये दोनों आते हैं मेरे को, तो उस क्वेश्चन के लिए जाओ जिसमें आपकी टाइम कंज्यूमिंग कम हो। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए। क्वेश्चन नंबर 5A, प्रोडक्ट A हैज ए मीन टाइम बिटवीन फेलियर, जिसको शॉर्ट में MTBF बोल दिया, 30 आवर्स। मीन टाइम बिटवीन फेलियर का मतलब है फेलियर जो होता है प्रोडक्ट का उसके बीच में एवरेज टाइम 30 घंटे रहता है। एंड हैज ए मीन टाइम टू रिपेयर ऑफ 5 आवर्स, 5 घंटे का मीन टाइम ऑफ रिपेयरिंग है। सिमिलरली दूसरा प्रोडक्ट है प्रोडक्ट B हैज ए MTBF ऑफ 40 आवर्स एंड हैज ए MTTR ऑफ 2 आवर्स। तो क्वेश्चन जानना चाहता है विच प्रोडक्ट हैज द हायर रिलायबिलिटी। तो सर सिंपल सी बात है, जिसमें फेलियर में टाइम गैप ज्यादा होगा वो प्रोडक्ट ज्यादा चलता है, इसका मतलब उसकी रिलायबिलिटी ज्यादा होती है।
तो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये आपके स्टडी मटेरियल का ही क्वेश्चन है। अगर आप अपने स्टडी मटेरियल के पेज नंबर 207 पे इलस्ट्रेशन नंबर 11 देखोगे तो आपको सेम एज इट इज क्वेश्चन ये दिखाई दे जाएगा। तो जैसा कि मैंने कहा प्रोडक्ट बी जो है उसमें टाइम बिटवीन फेलियर 40 आवर्स है जो कि ज्यादा है, तो बी प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी ज्यादा है। तो प्रोडक्ट बी विद हायर एमटीबीएफ दैट इज 40 आवर्स देन प्रोडक्ट ए दैट इज 30 आवर्स इज मोर रिलायबल। तो बी ज्यादा रिलायबल है, जिसका एमटीबीएफ ज्यादा होता है वो ज्यादा रिलायबल होता है। सेकेंड रिक्वायरमेंट है विच प्रोडक्ट हैज ग्रेटर मेंटेनेबिलिटी। मेंटेनेबिलिटी सर किसकी ज्यादा है? तो भाई एमटीटीआर जो टाइम रिपेयरिंग का टाइम है, वी मीन द टाइम टेकन टू रिपेयर ए मशीन। सर जो मशीन ए है उसमें 5 घंटे लगते हैं जबकि बी में 2 घंटे लगते हैं एंड पुट इनटू ऑपरेशन। प्रोडक्ट बी जो है लेसर एमटीटीआर है देन प्रोडक्ट ए, तो इसकी ज्यादा ग्रेटर मेंटेनेबिलिटी है, मतलब इसको ज्यादा इजीली रिपेयर किया जा सकता है, तो बी की मेंटेनेबिलिटी भी ज्यादा है। विच प्रोडक्ट हैज ग्रेटर अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी किसकी ज्यादा है? तो अवेलेबिलिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है एमटीबीएफ डिवाइडेड बाय एमटीबीएफ प्लस एमटीटीआर। ए का कैलकुलेट करोगे 85.714 आएगा, बी 95.238% आएगा, तो सर बी हैज मोर अवेलेबिलिटी। तो सिंपल इस क्वेश्चन की वेटेज क्या दी है इन्होंने? इस क्वेश्चन की वेटेज दी है सर यहां पे 6 नंबर की वेटेज, अच्छी वेटेज है, 2-2 नंबर के 3 सिंपल से पॉइंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5B, ये है आपका नेटवर्क एनालिसिस का क्वेश्चन। द फॉलोइंग एक्टिविटीज मस्ट बी अकॉम्प्लिश्ड इन ऑर्डर टू कंप्लीट ए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है। ये एक्टिविटीज दे दी आपको ए से लेकर जे तक, तो इजीली आप कंस्ट्रक्शन नेटवर्क डायग्राम बना सकते हो। टाइम दे दिया है आपको और प्रेडिसेसर एक्टिविटी दे दी है। ए और बी का कोई प्रेडिसेसर नहीं है तो स्टार्टिंग पॉइंट से 2 एक्टिविटी ए बी आ जाएगी। देन ए बी से आपको सी निकालना है, बी से डी, ए से सी, सी से एफ, ई एफ से जी, डी एफ से एच, जी एच से आई और आई से जे। तो क्वेश्चन सबसे पहले तो ये कहता है कंस्ट्रक्ट ए नेटवर्क डायग्राम फॉर दिस प्रोजेक्ट। सर ये क्वेश्चन भी एज इट इज आपके स्टडी मटेरियल से कॉपी किया गया है, तो वहीं से मैं आपको करवाऊंगा। आप अपने स्टडी मटेरियल के पेज नंबर 191 पे इलस्ट्रेशन नंबर 8 देखोगे तो सेम एज इट इज क्वेश्चन है, किसी भी तरीके का कोई डिफरेंस यहां पे नहीं है। तो अगर हम सबसे पहले नेटवर्क डायग्राम बनाते हैं तो सर सबसे पहले ए और बी एक्टिविटी है जिसका कोई प्रेडिसेसर नहीं है, तो एक इवेंट से 2 एक्टिविटी निकल जाएगी आपकी, एक्टिविटी ए और एक्टिविटी बी। इसके बाद ए और बी दोनों से आपको सी एक्टिविटी निकालनी है। सर ए और बी जो है दोनों स्टार्टिंग पॉइंट है तो इसका एंडिंग पॉइंट सेम नहीं हो सकता। एंडिंग पॉइंट सेम करने के लिए आपको डमी इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, ए और बी दोनों से डमी एक्टिविटी इंट्रोड्यूस करके इस तरीके से बीच में आ जाते हैं। तो ये जो इवेंट आ गया ये दोनों का कॉम्बिनेशन आ गया, तो इससे आप एक्टिविटी सी निकाल दो। इसके बाद आपको बी से डी और ए से ई अलग अलग भी निकालना है, तो सर अलग अलग निकल जाएगा। बी से डी निकाल दिया और ए से एक्टिविटी ई निकाल दी। देन सी से एफ, चलो सी से एफ भी इजीली आ जाएगा, सी से एफ। इसके बाद ई एफ से जी, सर ई है मेरा ये वाला पॉइंट, एफ मेरा ये वाला पॉइंट, तो क्या किया यहां पे डमी इंट्रोड्यूस कर दी, ये एक डमी इंट्रोड्यूस कर दी और ई और एफ से यहां से आपने पॉइंट जी निकाल दिया। इसके बाद डी एफ से एच निकालना है, तो सर ये एफ था तो डी से एफ डी ये आ गया, यहां से एच निकाल दिया। इसके बाद जी एच से आई निकालना है, तो सर जी एच ऑटोमेटिकली मैच हो गए तो यहां से आई निकाल दिया और फाइनली आई से जे पे जाना है तो आई से जे पे चले गए। इस तरीके से आप अपना कंस्ट्रक्शन डायग्राम बना सकते हो। हर एक का टाइम गिवन है तो एक्टिविटी के साथ आप यहां पे एक्टिविटी का नाम और उसका टाइम मेंशन कर सकते हो। जो डमी एक्टिविटी है उसका कोई टाइम होता नहीं है, तो आप देख सकते हो वहां पे कोई भी टाइम मेंशन नहीं किया गया। हो गया। क्वेश्चन कहते हैं फाइंड द क्रिटिकल पाथ एंड द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट।
तो सर क्रिटिकल पाथ के लिए आपको सारे के सारे पाथ फाइंड करने होते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हो, आप 1 से 2, 2 से 7, 7 से 9, 9 से 10, 10 से 11 पे जा सकते हो। अगर ऐसा करते हो तो 3, 1 4, 5 9, 8 17 और 9 26 दिन लगेंगे। दूसरा पाथ आप ये फॉलो कर सकते हो कि 1 से 2 पे जाके 7 पे ना जाके इधर मूव कर जाओ 4 पे, देन 4 से 5 चले गए, 5 से 6 चले गए, 6 से 7, 7 से 9, 9 से 10, 10 से 11। अगर आप ऐसा करते हो तो 3 4 7, 7 14, 5 19, 8 27 और 9 36, 36 डेज लगते हैं। 36 वीक्स में चल रहा है क्वेश्चन, तो 36 वीक्स लगते हैं। नेक्स्ट आपका रूट हो सकता है कि आप 1 से 2 पे गए, 2 से 4 पे गए, 4 से 5 पे गए, फिर 5 से 6 पे जाके फिर 6 से 8 की तरफ मूव कर गए, फिर 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11। ऐसा अगर आप करते हो तो 3 + 4 7, + 7 14, देन +6 20, +8 28, +9 37 वीक्स लगेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट आप फॉलो कर सकते हो, सर 1 से 3 की तरफ आ गए, 3 से 4 पे, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 9, 9 से 10, 10 से 11। ऐसा करते हो तो 8 + 4 12, +7 19, +5 24, +8 32, +9 41 वीक्स लगेंगे। नेक्स्ट आपका पाथ हो सकता है सर 1 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 जाके फिर 6 से 8 की तरफ मूव कर जाऊं, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11। ऐसा करोगे तो 8 + 4 12, +7 19, +6 25, +8 33, +9 42 वीक्स लगेंगे। और लास्ट पाथ आपका बनता है 1 से 3, 3 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11। तो सर इसमें 8 + 2 10, +6 16, +8 24, +9 33 वीक्स लगेंगे। और क्रिटिकल पाथ वो पाथ होता है जिसमें टाइम ड्यूरेशन सबसे ज्यादा होता है। तो 42 वीक्स का जो टाइम ड्यूरेशन है, तो 1 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11। या फिर ABCD की बात करें तो सर बी से आप सी की तरफ चले जाओ, सी से आप एफ पे चले जाओ, एफ से आप एच की तरफ आ गए, एच से आई, आई से जे। ये आपका क्रिटिकल पाथ बन गया। Assume that you are project manager of the project mentioned above. The project has progressed for 10 weeks and the status is as follows. कहते हैं आप मान लो कि 10 वीक हो चुके हैं और एक्टिविटी आपकी कंप्लीट हो चुकी है, ए बी और ई। ये दोनों एक्टिविटी कंप्लीट हो गई है और ये ई एक्टिविटी भी आपकी कंप्लीट हो गई है, आप ये मान के चलो। कहते हैं अदर एक्टिविटीज हैव नॉट स्टार्टेड एज येट, बाकी एक्टिविटी अभी शुरू नहीं हुई। इफ नो मैनेजरियल एक्शन इज टेकन एट ऑल, when will the project get completed? अगर कोई भी एक्शन ना लिया जाए तो फिर उस सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट कब कंप्लीट होगा? What action might you take to get the project back to a schedule that can be completed by the end of week 42? और 42 वीक में कंप्लीट हो जाए तो ऐसा क्या करो? तो देखो सबसे पहले यहां पे क्वेश्चन आपको ये कहना चाह रहा है कि हमने ए बी और ई एक्टिविटी कंप्लीट कर ली है। सर अगर ए बी और ई एक्टिविटी कंप्लीट कर ली है तो हम क्या करते हैं, हम ए बी और ई को हटा देते हैं। तो हम कहते हैं ए चलो गई, बी गई, ई गई, तो सी एक्टिविटी हमारी स्टार्टिंग होगी। अब हमें स्टार्ट करना है सी एक्टिविटी से। फिर डी एक्टिविटी भी है, तो सर डी एक्टिविटी, क्योंकि इसके प्रेडिसीसर जो है वो खत्म हो गए, ए बी खत्म हो गया, बी खत्म हो गया, ई तो एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी है। सी से एफ पे जाना है तो सर सी से एफ पे चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देन ई एफ से जी पे जाना है, सर ई एफ नहीं है, तो एफ है केवल, तो एफ से जी पे चले जाओ, ई तो कंप्लीट हो ही गई आपकी। इसके बाद डी एफ से एच पे जाना है, तो सर डी एफ से अगर एच पे जाना है तो एफ से हम इधर डी पे आ गए और फिर हम यहां पे एच पे चले गए। देन जी एच से आई पे जाना है, तो जी एच से आई पे चले जाओ और आई से जे पे चले जाओ। अब इसका टाइम ड्यूरेशन लिख लो कि सर कितना कितना टाइम ड्यूरेशन क्वेश्चन में गिवन है। इसके पाथ निकाल लो। सर पाथ बनते हैं कि या तो मैं 1 से 2 पे जाऊंगा, 2 से 3 पे जाऊंगा, 3 से 5, 5 से 6, 6 से 7। अगर ऐसा करता हूं तो 4 + 7 11, +5 16, +8 24, +9 33 वीक्स लगते हैं।
दूसरा ये हो सकता है कि आप 1 से 2 जाओ, 2 से 3 जाओ, फिर 3 से 4 की तरफ मूव कर जाओ, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7। ऐसा करते हो तो 4 + 7 11 + 6 17 + 8 25 और 9 34 वीक्स लगते हैं। और एक बात ये बनता है कि 1 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, इसमें 2 + 6 8, 8 + 8 16 + 9 25 वीक्स लगते हैं। सर हाईएस्ट को क्रिटिकल पाथ बोलते हैं, तो अब क्वेश्चन इतना ही बच गया, तो 34 वीक्स और लगेंगे। अगर अब मैनेजमेंट कोई एक्शन नहीं लेगा तो 34 वीक्स लगेंगे। फॉर कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट एज पर ओरिजिनल शेड्यूल। अब अगर आप चाहते हो कि भाई 42 वीक्स में मेरा काम कंप्लीट हो जाए, तो फिर द प्रोजेक्ट एक्टिविटीज ऑन द क्रिटिकल पाथ, ये जो क्रिटिकल पाथ पे एक्टिविटी है, ध्यान देना, 34 प्लस कितने वीक निकल चुके हैं, 10, 44 वीक हो जाएगा सर। लेकिन आप चाहते हो 42 वीक में कंप्लीट हो जाए, मतलब आपको 2 वीक कम करने पड़ेंगे। क्रैशिंग करो। जो क्रैशिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा है हमने, वो इसीलिए तो पढ़ा है कि सर क्रैशिंग करके टाइम को कम करो। तो जो क्रिटिकल पाथ पे एक्टिविटीज है, ये वाली 1 2 3 4 5 6 7, इनको रिड्यूस करो, या CFHIJ, इनको 2 वीक्स से कम करो। फॉर एग्जाम्पल वी में रिड्यूस एनी वन ऑफ द एक्टिविटी बाय 2 वीक्स और एनी 2 एक्टिविटीज बाय 1 वीक ईच। सिंपल कहूं तो आप क्रैशिंग अप्लाई करो। क्रैशिंग अप्लाई करके आप 2 वीक कम करोगे तो आप अपना प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीट कर पाओगे 42 वीक्स के अंदर। तो ये क्वेश्चन आपको दिया गया है 10 नंबर की वेटेज के साथ, और नो डाउट रीजनेबल वेटेज है इसकी, 10 नंबर की वेटेज बनती है। अच्छा क्वेश्चन, आपको 2 बार तो नेटवर्क बनाने हैं, 2 बार क्रिटिकल पाथ बनाने हैं, देन आपको डिसीजन मेकिंग भी यहां पे करनी है। तो इस तरीके से ये 5 क्वेश्चंस आपके ऑपरेशन मैनेजमेंट के टॉपिक में गिवन है, जिसमें से मैंने आपको बता ही दिया कि मेरे अकॉर्डिंगली आपको कौन कौन से क्वेश्चन सिलेक्ट करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 करना ही है, क्वेश्चन नंबर 5 करो, देन क्वेश्चन नंबर 3 करो, क्योंकि इसमें भी 12 नंबर का प्रैक्टिकल है, और 2 और 4 में से जो आपको अच्छा लगे वो आप चूज कर सकते हो, क्योंकि दोनों में ही 6 नंबर का थ्योरी आपको अटेम्प्ट करना ही करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ओएम भी काफी स्कोरिंग होता है। क्यों? क्योंकि सर अपने को 6 नंबर का एक थ्योरी अटेम्प्ट करना है, 4 नंबर का एक करना है, और जो स्टार्टिंग वाला एमसीक्यू वाला पोर्शन होता है उसमें तो पूरे में से पूरे नंबर आ ही सकते हैं। तो 70 में से 60 आउट ऑफ 60 तो आ सकते हैं, और बाकी बचा 10 नंबर का थ्योरी, उसमें भी कुछ तो लेकर आओगे। तो ओएम के अंदर भी 60-65 नंबर आप लेकर आ सकते हो, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, प्रैक्टिकल आपका स्ट्रांग है तो हमेशा प्रैक्टिकल पे कॉन्सेंट्रेट करो ओएम के अंदर। सर एसएम की बात करते हैं, तो एसएम तो देखो पूरा थ्योरेटिकल है, इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला जो पार्ट होता है उसमें 6 एमसीक्यू हैं, एक एक नंबर के 6 एमसीक्यू यहां पे आपके पास गिवन है, जिसमें सबसे पहले एमसीक्यू की अगर मैं बात करूं, द फर्स्ट स्टेप टेक प्लेस फॉर प्राइस फिक्सेशन इज और आर। प्राइस फिक्सेशन के लिए आप जो पहला स्टेप लेते हो वो क्या होता है? पॉइंट नंबर ए कंपनी डेवलप्स और एक्वायर्स ए न्यू प्रोडक्ट, introducing existing product into a new geographic area or a new distribution channel, a service the company bids for a new contract work, or all of the above। तो सर सिंपल सी बात है, एक कंपनी कोई नया अगर प्रोडक्ट डेवलप करती है या एक्वायर करती है, उसके लिए प्राइस फिक्सेशन कर सकती है। इंट्रोड्यूसिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इनटू ए न्यू ज्योग्राफिक एरिया और ए न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, सर उसके लिए भी नई प्राइसिंग हो सकती है। सर्विस द कंपनी बिड्स फॉर ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट वर्क, उसके लिए भी एक नई प्राइसिंग हो सकती है। तो डी विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। सेकंड, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इज एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू एक्ट इन ए रिस्पॉन्सिबल मैनर टू इट्स एम्प्लॉइज। बी कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी अबव। क्या मतलब हुआ इसका? बी कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी अबव। बी ऊपर का है, बी तो यही वाला ऑप्शन है। सी कहता है डीपर लेवल ऑफ बेसिक assumption एंड बिलीफ दैट आर शेयर्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द फर्म। सर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने ऑप्शन ए बी ऊपर नीचे करे, लेकिन ये नहीं देखा कि बी में मैं लिख क्या रहा हूं। नेक्स्ट थर्ड, व्हाट आर एंड्योरिंग स्टेटमेंट ऑफ पर्पस दैट डिफरेंशिएट वन बिजनेस फ्रॉम अदर सिमिलर फर्म्स। ऑब्जेक्टिव, मिशन स्टेटमेंट, रूल, पॉलिसी, नेचर ऑफ ओनरशिप। सर मिशन स्टेटमेंट जो होता है हर फर्म का अलग होता है, जो दूसरी फर्म से आपको अलग करती है। नेक्स्ट फोर्थ, नेम द 2 डायरेक्शंस
on which BCG matrix is based on market size and market share, market size and profit margin, market size and competitive intensity and none of the above. सर इन तीनों में से कुछ भी नहीं, मार्केट शेयर जरूर होता है बट मार्केट साइज नहीं होता, कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी नहीं होती, तो आपका जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी सी, दैट विल बी सी. नेक्स्ट फिफ्थ, टू एन एंटरप्रेन्योर profitability is most crucial, mission is before the vision, vision or mission are an unimportant issue, vision is before the mission, both are developed simultaneously. तो सर एक एंटरप्रेन्योर के लिए अगर बात करें तो विजन इज बिफोर द मिशन, डी विल बी योर करेक्ट आंसर. और सिक्स्थ है डायरेक्शनल पॉलिसी मैट्रिक्स इज द सेम एज बीसीजी मॉडल, 9 सेल जी मैट्रिक्स की तरह होता है सर, बी विल बी योर करेक्ट आंसर. तो ये 6 एमसीक्यूज गिवन है, आपको पता है तो आप सही आंसर दे सकते हो, नहीं पता तो इसमें किसी भी तरीके के कोई लॉजिक अप्लाई नहीं हो सकते. इसके बाद जो पार्ट 2 है इसमें 3 क्वेश्चन है 7, 8, 9, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने और हर क्वेश्चन की जो वेटेज है वो 12-12 नंबर की है. और आप देख सकते हो 7 में 2 पार्ट दिए हैं, 8 में 2 पार्ट दिए और 9 में आपको 4 पार्ट दे दिए, जिसमें से आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं. इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है 7A, इसकी वेटेज है आपकी 4+4, 8 नंबर की वेटेज है इसकी. कहते हैं व्हाट आर द एरियाज ऑफ अटेंशन फॉर स्वॉट प्रपोजल. जब आप स्वॉट प्रपोजल करते हो स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट का, तो व्हाट आर द एरियाज ऑफ अटेंशन. एंड इसके बाद व्हाट इज द पर्पज बिहाइंड सच अप्रेजल. और जो आप स्वॉट अप्रेजल करते हो उसके पीछे पर्पज क्या है. तो 4 नंबर आपको मिलने वाले हैं एरियाज लिखने के लिए और 4 नंबर आपको मिलने वाले हैं पर्पज लिखने के लिए. अकॉर्डिंगली आपको 8 नंबर की वेटेज दी गई है. तो इस क्वेश्चन में आपको स्वॉट एनालिसिस लिखना है. स्वॉट एनालिसिस की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन की स्पेसिफिक डिमांड क्या है. सर क्वेश्चन की डिमांड है व्हाट आर द एरियाज ऑफ अटेंशन फॉर स्वॉट प्रपोजल और साथ में पर्पज बिहाइंड सच अप्रेजल. तो इसमें आपको ये वाला आंसर लिखना है द अप्रेजल शुड गिव पर्टिकुलर अटेंशन टू द फॉलोइंग. इसमें पहला पॉइंट आप मेंशन कर देना स्टडी ऑफ द पास्ट अकाउंट्स एंड यूज ऑफ रेशियोज. सेकंड प्रोडक्ट पोजीशन एंड प्रोडक्ट मार्केट मिक्स. एंड थर्ड कैश एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर. फोर्थ कॉस्ट स्ट्रक्चर और फिफ्थ मैनेजरियल एबिलिटी. इसको आपने लिखना है. 2-2 लाइनें भी इंटरनल मैटर लिखोगे मोर देन सफिशिएंट है क्योंकि 4 नंबर की वेटेज है. इसके बाद जैसे इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कहता है व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड सच प्रपोजल अप्रेजल. तो सर पर्पस में आपको लिखना है द पर्पस ऑफ दिस एनालिसिस इज टू एक्सप्रेस क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली which areas of the business have strength to exploit, which areas have weaknesses which must be improved. कि कहां किन किन एरियाज में हम स्ट्रांग है, किन किन एरियाज में हमारी वीकनेस है. Although every area of the business should be investigated in SWOT analysis, only the areas of significant strength or weakness should warrant further attention. While finalizing the corporate plan together with corporate objective growth strategy, it would be necessary to make a review of the corporate strength and weaknesses in connection with its mission and objective. आप देखो कि आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो वीकनेसेस है, वो आपके मिशन और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में अगर वीकनेसेस बाधाएं बन रही है तो उनको इंप्रूव करने की कोशिश करो. कि आपकी जो स्ट्रेंथ है आप उनके दम पर अपना मिशन और ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे. दिस इज एन इंपॉर्टेंट मैनेजरल टास्क लिंक्ड विद कॉर्पोरेट प्लानिंग प्रोसेस. और कॉर्पोरेट प्लानिंग में आप कॉर्पोरेट स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट वो भी लिख सकते हो. तो काफी कुछ मैटर है इसमें लिखने के लिए, बहुत सारा मैटर आप मेंशन कर सकते हो. इसके बाद नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 8A, वो कहते हैं एक्सप्लेन करना एसबीयू को, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट को एक्सप्लेन करना है, कोर कॉम्पिटेंस एक्सप्लेन करना है और हमें बताना है कि एसबीयू अप्रोच हम क्यों फॉलो करते हैं, व्हाई एसबीयू अप्रोच इज बीइंग यूज्ड. अगर इसकी भी वेटेज की बात करें तो सर इसकी भी वेटेज आपके एसबीयू, अच्छा एक क्वेश्चन बीच में रह गया, ध्यान देना, 7B रह गया. डिफाइन ए कंपनीज मिशन. कंपनी का जो मिशन है, मतलब मिशन स्टेटमेंट जो होता है वो आपको डिफाइन करना है 4 नंबर की वेटेज के लिए.
तो 4 नंबर के लिए मिशन के लिए काफी कुछ अपने पास है, आप डिफाइन कर सकते हो। द टर्म मिशन इंप्लाइज द फंडामेंटल एंड एंड्योरिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट सेट इट अपार्ट फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिमिलर नेचर। अभी एमसीक्यू में देखा था। द मिशन क्या होता है? मिशन इज ए जनरल एंड्योरिंग स्टेटमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। द कॉर्पोरेट मिशन इज द पर्पस और रीजन फॉर इट्स एग्जिस्टेंस, कि आपकी कंपनी क्यों एग्जिस्ट करती है मार्केट में, वो बताओ, बस वो मिशन है। द कॉर्पोरेट मिशन हाईलाइट द ऑर्गेनाइजेशन सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड इंडिकेट्स द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस टू बी ऑफर्ड और रेंडर्ड फॉर फुलफिलमेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर एज ऑल्सो फॉर द कम्युनिटी एंड सोसाइटी एज ए होल। तो आप मिशन स्टेटमेंट में ये बताते हो, एक तरीके से मिशन स्टेटमेंट बताता है कि आपका प्रोडक्ट क्या है, आप किस तरीके से कस्टमर को सेटिस्फाई करोगे। जैसे कुछ एग्जांपल आपके सामने रखूंगा मैं अभी, उससे पहले पढ़ लेते हैं। द मिशन में एज सच बी डिस्क्राइब्ड एज द स्कोप ऑफ द ऑपरेशन इन टर्म्स ऑफ आपका प्रोडक्ट क्या होगा, किस तरीके के मार्केट में आप बेचोगे, सर्विस किस तरीके की होगी आपकी, किस तरीके से आप कस्टमर और क्लाइंट को सेटिस्फाई करोगे। An organization may define its mission highlighting the philosophy and purpose. The philosophy establishes the values, beliefs and guideline for the business plan and business operation. कुछ बिजनेसेस के मिशन में आपको दिखाता हूं। जैसे हमारा मिशन स्टेटमेंट क्या है सर? हमारा मिशन स्टेटमेंट है, वी क्रिएटेड द स्मार्टेस्ट सीएमए इन द वर्ल्ड बाय प्रोवाइडिंग बेस्ट सीएमए कोचिंग क्लासेस। तो ये हमारा मिशन स्टेटमेंट है। आप इस मिशन स्टेटमेंट को पढ़ते ही बता दोगे कि सर इसका मतलब यह है कि सीए पंकज सरावगी जो है सीएमए की कोचिंग क्लासेस प्रोवाइड करवाते हैं। आइडिया लग गया इमीडिएट बेसिस पे। इसी तरीके से भारत गैस जो है, भारत गैस का मिशन है टू मेक भारत गैस ए डोमिनेंट ब्रांड इन द सेगमेंट वी मार्केट। जिस भी मार्केट में हम काम करते हैं उस सेगमेंट में हम डोमिनेंट है, मतलब एक बड़ा नाम है। by becoming trend setter in customer service safety and quality। तो इससे आइडिया लगता है कि ये कहना चाह रहे हैं हम कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कस्टमर की सेफ्टी का ध्यान रखते हैं और क्वालिटी प्रोडक्ट हम प्रोवाइड करवाते हैं। निरमा वालों का मिशन क्या है? निरमा इज ए कस्टमर फोकस्ड कंपनी, मतलब कस्टमर सेटिस्फेक्शन हम प्रोवाइड कराएंगे। कमिटेड टू कंसिस्टेंटली ऑफर बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट, अपनी क्वालिटी की तारीफ एंड सर्विसेज दैट मैक्सिमाइज वैल्यू टू द कस्टमर। कहना चाहते हैं कि भाई हम आपसे जो पैसा लेंगे ज्यादा ही उससे वैल्यू प्रोवाइड करवाने वाले हैं। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का मिशन क्या है? टू एम्पावर एवरी पर्सन एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन ऑन द प्लेनेट टू अचीव मोर। तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन के मिशन मैंने आपको बताया। तो मिशन में लिखने के लिए काफी कुछ है। मिशन इंक्लूड्स डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस, टेक्नोलॉजी जो आप यूज करते हो, टाइप ऑफ मार्केट, कस्टमर नीड और रिक्वायरमेंट, डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसीज। तो इस तरीके की चीजें आप मिशन में लिखते हो। 4 नंबर के लिए तो बहुत ज्यादा मैंने रीड कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो कहता है एसबीयू को डिफाइन करो, कॉम्पिटेंस बताओ क्या होता है और एसबीयू हम क्यों यूज करते हैं वो बताओ। तो इसमें अगर मैं बात करूं तो 8 नंबर की वेटेज है आपकी ए पार्ट की और 4 नंबर की वेटेज रहेगी आपकी बी पार्ट की, क्योंकि 4+4 लिखा हुआ है। इसका मतलब एसबीयू और कोर कॉम्पिटेंस एक्सप्लेन करने के 2 नंबर है। एसबीयू के 2 नंबर, कोर कॉम्पिटेंस के 2। एसबीयू क्यों यूज करते हैं उसके 4 नंबर है। तो इसका भी आंसर आप लिख सकते हो। तो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट में आप ये सब लिख सकते हो कि सर एसबीयू स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट ग्रुप सिमिलर डिविजन्स इनटू एसबीयू। होता क्या है, सेम तरीके की जो डिवीजन होती है हमारे बिजनेस में उनको एक्यूमुलेट करके उसको एसबीयू बोल दिया जाता है। एंड देन डेलीगेट ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच यूनिट टू ए सीनियर एग्जीक्यूटिव who is normally identified as CEO या MD of that SBU. It is an extension of divisional structure. क्वेश्चन जानना क्या चाहता है सर, एक्सप्लेन SBU। तो वैसे तो 2 नंबर के लिए सफिशिएंट आंसर है, बट फिर भी आप SBU स्ट्रक्चर भी इसमें लिखना चाहो तो लिख सकते हो। बिग ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूनिलीवर एटसेट्रा हैव मेनी SBUs फॉर देयर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट। क्योंकि यूनिलीवर के आप देखते हो बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, कॉस्मेटिक्स भी है, फूड प्रोडक्ट्स भी है, बेवरेजेस भी है, एंड ईच इज मैनेज थ्रू सेपरेट यूनिट हेड। तो वो क्या है, एक बेस्ट एग्जांपल है एसबीयू का। इसके बाद कोर कॉम्पिटेंस से पहले अगर मैं बात करूं व्हाई एसबीयू अप्रोच इज यूज्ड, तो व्हाई में आप अब इसके एडवांटेजेस लिख सकते हो कि सर इट प्रमोट्स अकाउंटेबिलिटी। क्योंकि जब आप ईच यूनिट हेड रख देते हो तो एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो जाती है, भाई इसके लिए ये बंदा रिस्पॉन्सिबल है। करियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज,
are further higher in this structure, allow better control of categories of products manufacturing, marketing, distribution, क्योंकि सबका हर एक यूनिट अपनी अपनी अलग अलग तरीके से काम करेगी. हेल्प टू एक्सपेंड इन डिफरेंट रिलेटेड एंड अनरिलेटेड बिजनेसेस. और कोर कॉम्पिटेंस की अगर बात करते हो तो कोर कॉम्पिटेंस आप मेंशन कर सकते हो. थोड़ा सा और आगे हम जाते हैं, लास्ट में आपको कोर कॉम्पिटेंस का कॉन्सेप्ट यहां पे देखने को मिल जाएगा. सर, कोर कॉम्पिटेंस आर एक्टिविटीज और प्रोसेस दैट क्रिटिकली अंडरपिन एन ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. तो कोर कॉम्पिटेंस हमें बताता है कि भाई बाकियों के कंपैरिजन में हम क्या कंपटीशन में एडवांटेज ले सकते हैं, क्या हमें स्पेसिफाइड ऐसा कुछ है जो कि बाकियों में नहीं है. जैसे हम आपको रिवीजन सीरीज प्रोवाइड करवाते हैं, हम आपसे टेस्ट सीरीज भी लेते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज, चैप्टर वाइज रिवीजन सीरीज, एमटीबी जाई सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाना शुरू कर दिया. बाकी मार्केट में अगर ऐसा कोई प्रोवाइड नहीं कराता तो ये हमारा कोर कॉम्पिटेंस होगा. हम बाकियों के कंपैरिजन में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रखते हैं आपके लिए. प्रोवाइड डिस्टिंक्टिव एडवांटेजेस फॉर द फर्म. इससे क्या होता है, हमें फायदा होगा, हम पे बच्चों का बिलीव बढ़ेगा, हमारी सेल बढ़ेगी, हमें प्रॉफिट ज्यादा होंगे. डिफिकल्ट फॉर द कॉम्पिटिटर टू इमिटेट. जो भी कॉम्पिटिटर्स है उनके लिए इमिटेशन पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि कॉम्पिटेंस रेयर होता है. कॉम्पिटेंस इज कंसर्न्ड विद मैनेजिंग कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज और प्रोसेस. कॉम्पिटिटर्स आर नॉट क्लियर विच रिसोर्स और कॉम्पिटेंसेज have caused the success of the firm. हमारी सक्सेस का राज क्या है वो जान नहीं पाते. This is known as casual ambiguity. तो कॉम्पिटिटर्स के लिए एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है. They make a significant contribution to customer value and end product offered by the firm, and they provide access to wide variety of products. से एग्जांपल होंडा का एग्जांपल है. Honda's core competence lies in design and manufacture of engine, and its end products include motorcycle, car, generator. तो होंडा की स्पेशलिटी ये सर उनके प्रोडक्ट का डिजाइन और इंजन की मैन्युफैक्चरिंग ऐसी है कि बाकी कॉपी नहीं कर पाते. उसके लिए होंडा के प्राइसेस भी आप देख सकते हो कि होंडा के चाहे बाइक हो चाहे कार हो, जनरेटर का तो इतना आइडिया नहीं है मेरे को, बट मोटरसाइकिल और कार की अगर आप बात करोगे तो होंडा की गाड़ियों और मोटर कार की वैल्यू प्राइसिंग ज्यादा होती है इन कंपेरिजन विद अदर ब्रांड. कारण क्या है, वो इसका फायदा ले रहा है, अपने डिजाइनिंग और इंजन का बेनिफिट ले रहा है. तो इसके लिए आप 8 नंबर के लिए ये चीजें मेंशन कर सकते हो. इसके बाद 8B की बात करें तो सर, व्हाट आर द डिफरेंट अप्रोचेस यूज्ड इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग. स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में हम डिफरेंट कौन कौन सी अप्रोचेस फॉलो करते हैं. तो ये 3 अप्रोचेस है जो कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की होती है. एक होती है टॉप डाउन अप्रोच, टॉप डाउन प्रोसेस, बॉटम अप प्रोसेस या बॉटम अप अप्रोच और इटरेटिव प्रोसेस. ये 2-3 लाइनें हैं, ये आपको यहां पे मेंशन करनी पड़ेगी. वेटेज क्या है इसकी, सर 4 नंबर की वेटेज है. मोर देन सफिशिएंट आंसर है 4 नंबर की वेटेज के हिसाब से. इसके बाद अगर लास्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 9, तो इसमें क्वेश्चन चाहता है शॉर्ट नोट लिखो. 4 शॉर्ट नोट है बट इसमें से 3 ही आपको एग्जाम में करने होते हैं क्योंकि वेटेज 4 नंबर के 3 शॉर्ट नोट आपको अटेम्प्ट करने होते हैं 12 नंबर के लिए. जिसमें सबसे पहले टाइप्स ऑफ फर्म्स और ऑर्गेनाइजेशन फॉर विच बीपीआर कैन बी अप्लाइड. सर, बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग जो है, किस तरीके की फर्म्स और किस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन में ये अप्लाई किया जा सकता है. तो बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग के लिए आपको लिखना है. तो इसमें आपको ये आंसर लिखना है, टाइप्स ऑफ फर्म्स और ऑर्गेनाइजेशन वेयर बीपीआर कैन बी अप्लाइड. तो बीपीआर कुड बी इंप्लीमेंटेड टू ऑल फर्म्स, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स हो, रिटेलर्स हो, सर्विसेज एटसेट्रा, एंड पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन दैट सेटिस्फाई द फॉलोइंग क्राइटेरिया. Minimum number of employees 20, at least 4 in management position, strong management commitment to new ways of working and innovation, and well-formed IT infrastructure. BPR could be applied to companies that are facing problems such as the following: high operational costs in KRE, low quality हो, high level of bottleneck हो, poor performance of middle level manager हो, inappropriate distribution of resources हो. ये पूरा का पूरा आपको मेंशन करना है 4 नंबर के लिए. इसके बाद सेकंड आता है पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट पे आपको शॉर्ट नोट मेंशन करना है. पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट में आपको ये वाला पार्ट लिखना है. ये एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच है. स्ट्रेटेजिक अप्रोच है टू एम्प्लॉइज मोटिवेशन. एम्प्लॉइज को मोटिवेट करने की एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच है पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट. नाम से ही कहीं ना कहीं आइडिया लग रहा है कि मैनेजमेंट कोई डिसीजन वगैरह ले रहा हो तो उसमें क्या एम्प्लॉइज को पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाए तो उनका मोटिवेशन बढ़ता है. is to adopt the system of involving employees in decision making.
Further, the successful process of making a decision, executing it, and then seeing the positive consequence can help satisfy one's need for achievement, provide recognition and responsibility, and enhance self-esteem. Employees को responsibility दो, जो अच्छा काम करे उनको recognize करो, तो इससे क्या है, एम्प्लॉय का मोरल बढ़ता है, अकॉर्डिंगली वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर काम करके देते हैं। तो बस यही पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट में आप मेंशन कर सकते हो। इसके बाद सर नेक्स्ट है मार्केटिंग मिक्स और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। सी है मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स को लेकर अलग से कोई स्पेसिफिक पॉइंट तो है नहीं अपने स्टडी मटेरियल में, लेकिन ये वाला जो पॉइंट होता है, ये जो पॉइंट है जो कि प्रोडक्शन स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन में कवर्ड होता है, थर्ड पॉइंट, इसको बोला जाता है रिव्यू ऑफ सेल फोरकास्ट एंड मार्केटिंग मिक्स होता है। अगर आप अपने स्टडी मटेरियल में देखते हो तो स्टडी मटेरियल में रिव्यू ऑफ सेल फोरकास्ट एंड मार्केटिंग मिक्स, ये वाला जो पॉइंट है ये आप इसमें मेंशन कर सकते हो, ये वाला पॉइंट मेंशन कर सकते हो। सिंस प्लानिंग इन अदर एरियाज अफेक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लान, सिंपल सी बात है, देखो मार्केटिंग वगैरह के प्लान में इंपैक्ट होता है तो मैन्युफैक्चरिंग भी इंपैक्ट होती है। मार्केटिंग अच्छी होगी, मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा करनी पड़ेगी, मार्केटिंग खराब है तो मैन्युफैक्चरिंग करके क्या करोगे। द प्लानर शुड एग्जामिन द प्लान्स इन दीज एरियाज। सेल्स गोल आर ऑन द बेसिस, सेल का मतलब ही मार्केटिंग से होता है, तो सेल गोल आर द बेसिस अपॉन विच स्पेसिफिक ऑपरेटिंग प्लान फॉर मैन्युफैक्चरिंग आर बिल्ट। सर सेल के अकॉर्डिंगली ही तो मैन्युफैक्चरिंग होती है। अगर आपको लगता है 10,000 यूनिट बिकेगी तो हम उसके हिसाब से प्रोडक्शन करेंगे, 2 लाख यूनिट बिकेगी तो उसके हिसाब से प्रोडक्शन करोगे। होपफुली द मैन्युफैक्चरिंग मैनेजर will have participated in the development of these goals so that the sale goal can be reconciled with operation limitation। भाई सेल गोल ठीक है, बट ऑपरेशन की लिमिटेशन भी ध्यान में रखनी है। ठीक है, मैं कहता हूं मेरा टारगेट है 20,000 यूनिट बेचना, लेकिन बनाने की औकात है कि नहीं है। Once settled manufacturing plans can be developed to meet sale goals। तो सिंपल सी बात मैं कहूं तो मार्केटिंग मिक्स क्या है सर, मार्केटिंग मिक्स इज नथिंग, इट इज द मिक्सअप ऑफ सेल एंड प्रोडक्शन यूनिट, दोनों को मिलकर क्या करना है, मार्केटिंग के गोल्स डिसाइड करने हैं। आप मार्केटिंग के गोल डिसाइड करते हो 2 लाख यूनिट बेचूंगा, बट बनाने की औकात भी तो होनी चाहिए। और लास्ट जो शॉर्ट नोट है आपका वो रहेगा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पे। तो आपको अगर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पे शॉर्ट नोट लिखना है तो मैं सिंपली ये कहूंगा कि ये 5 पॉइंट लिख देना। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ये वाले, it is focused on making optimal strategic decisions, it is management by plans, it is an analytical process, it is focused on business, economic and technological variables, and it is about choosing things to do। 5 पॉइंट लिख देना, एग्जामिनर खुश होकर 4 में से 4 नंबर आपको दे देगा। तो ये आपका OMSM का सेट 2 इंस्टीट्यूट ने इश्यू किया है मॉक टेस्ट पेपर को लेकर। देखो OMSM में अगर मैं बात करूं तो OM ज्यादा स्कोरिंग है, 70 मार्क्स में से अगर आपका प्रैक्टिकल स्ट्रांग है और आपके अगर बिट क्वेश्चन लाइक बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप 60-65 नंबर आराम से लेकर आ सकते हो। SM पूरा का पूरा थ्योरी है, जिसमें पहले जो MCQs हैं 6 मार्क्स के, उसमें से 6 नंबर आप लेकर आ सकते हो। उसके बाद जो 24 नंबर का बचा उसमें डिपेंड ये करता है कि आपका थ्योरी पॉइंट कितना स्ट्रांग है। अगर आपका थ्योरी पॉइंट स्ट्रांग है तो आप उसमें भी अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हो। अदरवाइज मैं सिंपली अपने स्टूडेंट्स को यही सजेस्ट करता हूं 60 से 65 नंबर का टारगेट रखो OM के अंदर, 6 नंबर SM के MCQ में लेकर आने हैं, बाकी जो 24 नंबर बच गए उसमें से 15 नंबर भी ले आओगे, मोर देन सफिशिएंट है। तो इस तरीके से आप 80+ मार्क्स OMSM के अंदर लेकर आ सकते हो। और 80+ मार्क्स कम नहीं होते, प्रोफेशनल एग्जाम्स के अंदर बच्चे तरसते हैं 80 मार्क्स के लिए भी। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे वीडियो। लास्ट में यही कहूंगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट कंटेंट जो होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइक रिवीजन सीरीज हो गया, टेस्ट सीरीज रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो गई, MTP रिलेटेड सॉल्यूशन हो गए, एग्जाम के पेपर होंगे उनके सॉल्यूशंस हो गए, ये हम सबसे पहले आपके लिए लेकर आने की कोशिश करते हैं। हालांकि मेरे थोड़े से सब्जेक्ट्स ज्यादा हैं, जिसकी वजह से हम स्टेप बाय स्टेप सब कुछ लेकर आते हैं। सबसे पहले कॉस्ट अकाउंटिंग लेकर आते हैं, देन कॉस्ट FM लेकर आते हैं, देन OMSM लेकर आते हैं, फाइनल के भी सब्जेक्ट्स के हम लेकर आते हैं। तो नो डाउट स्टेप बाय स्टेप हम चीजों को आपके लिए लेकर आते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। टेस्ट सीरीज हमारी चलती रहती है, उस पे पहले तो हमने
एग्जाम टाइम पे ही टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी, लेकिन अब हमने डिसाइड किया है कि पूरे 12 महीने एक तरीके से उस पर टेस्ट सीरीज चलती रहेगी। मतलब वीकली बेसिस पे आपको एक टेस्ट मिलेगा ही मिलेगा उसके ऊपर। तो टेस्ट सीरीज टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेगी। कभी कॉस्ट अकाउंटिंग का होगा, तो कभी कॉस्ट एफएम का होगा, तो कभी ओएमएसएम का होगा, तो कभी फाइनल से रिलेटेड होगा। जो भी आपके लिए रेलिवेंट है आप उसका बेनिफिट लीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी जो वीडियो आपके लिए रेलिवेंट है वो छूटे नहीं। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बेनिफिशियल है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। थैंक यू, बाय बाय।